नमस्कार। आज का विषय है सजीव कार्य पद्धति और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय तीसरा अंश निर्गमन। अंश निर्गमन को इंग्लिश में इश्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अंश निर्गमन का अर्थ और अंश निर्गमन की पद्धतियां। अंश निर्गमन की 4 पद्धतियां हैं, उसमें से आज हम पढ़ेंगे पहली 2 पद्धतियां। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंश निर्गमन का अर्थ। अंश निर्गमन क्या होता है? अंश निर्गमन जब कभी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह अंश निर्गमन के द्वारा पूंजी एकत्रित कर सकती है। जब कभी कंपनी को वर्तमान प्रकल्प के लिए, उसी प्रकार नए प्रकल्प के लिए और उसी प्रकार अन्य किसी कार्य के लिए जब कभी पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी विभिन्न स्रोतों से पूंजी एकत्रित कर सकती है, जैसे कि अंश निर्गमन, ऋणपत्र निर्गमन, उसी प्रकार बॉन्ड्स निर्गमन, जमाएं स्वीकृत करना इत्यादि स्रोतों के द्वारा पूंजी एकत्रित की जाती है। कई बार कंपनी को पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में कंपनी इन स्रोतों से पूंजी एकत्रित करके पुराने ऋणों का भुगतान कर देती है तथा फिर उस नए जो ऋण लेती है या फिर नई पूंजी एकत्रित करती है उसके भुगतान की व्यवस्था वह करती है। तो आज हम देखने वाले हैं कंपनी अंश निर्गमन किस प्रकार करती है। जब कभी कंपनी को अंश निर्गमन की आवश्यकता निर्गमन करना चाहती है तो वह पूर्वाधिकार अंश या समता अंश निर्गमित करके पूंजी एकत्रित कर सकती है। तो अंश निर्गमन की पहली है सार्वजनिक प्रस्ताव। यह पद्धति, इस पद्धति में हम उसका अर्थ देखेंगे और उसके 2 प्रकार देखेंगे। तो पहले है सार्वजनिक प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है। सार्वजनिक प्रस्ताव जब कभी कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो उस समय उसे एक प्रविवरण तैयार करना होता है जिसमें कि सारे शर्तें दी होती है अंश निर्गमन से संबंधित, और उसके साथ एक आवेदन पत्र जुड़ा होता है जिसे भरकर कंपनी को वह जमा करना पड़ता है, जिसमें निवेशक अपनी पूरी जानकारी उसमें भरते हैं। और जब कभी कोई निवेशक, भावी निवेशक उसमें अंशों का आवेदन करता है तो उसमें प्रविवरण में जो भी शर्तें लिखी होती है वे उसे मान्य है ऐसा समझा जाता है। तो सार्वजनिक प्रस्ताव जो होता है कंपनी जब लाती है तो उस समय वह अपने अंशों का लिस्टिंग किसी अंश बाजार, जिसे कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसमें करती है। तो यह जो पहला अंश निर्गमन कंपनी लाती है जिसे उसे सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। तो सार्वजनिक प्रस्ताव को 2 भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला प्रकार है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है अगले सार्वजनिक प्रस्ताव। जब कभी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद में नेक्स्ट जो दूसरा सार्वजनिक प्रस्ताव कंपनी के द्वारा लाया जाता है तो उसे कहते हैं अगले सार्वजनिक प्रस्ताव, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉलोइंग पब्लिक ऑफर। तो अब हम पहले देखते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे कि शॉर्ट में आईपीओ कहते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात कंपनी के द्वारा जब कभी पहली बार अंश निर्गमन लाया जाता है, यानी कि जब कंपनी की स्थापना होती है उसके बाद वह पूंजी जुटाने के लिए पहली बार अंश निर्गमित करती है तो उसे कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत कंपनी जो अंश निर्गमित करती है वो उन अंशों के जो मूल्य होते हैं उसकी 2 पद्धतियां होती है। इसके लिए वह जो 2 पद्धतियां हैं उसमें से किसी पद्धति का अवलंब करके अंश निर्गमित करती है और उसका उल्लेख उसे प्रविवरण में करना होता है। तो यह मूल्य की कौन सी 2 पद्धतियां होती है? तो अंश निर्गमन के समय 2 मूल्य पद्धतियां कंपनी के सामने उपलब्ध होती है। पहली है स्थिर निर्गमन मूल्य पद्धति। इसमें कंपनी पहले से ही अपना मूल्य निर्धारित कर लेती है जिस मूल्य पर वह अंश निर्गमित करना चाहती है, और अंशों की संख्या भी वह पहले ही निर्धारित कर लेती है जिसका उल्लेख प्रविवरण में किया जाता है। तो जो स्थिर मूल्य होता है वह कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसका उल्लेख प्रविवरण में किया जाता है। तो इसे कहते हैं स्थिर मूल्य पद्धति। दूसरी पद्धति होती है बुक बिल्डिंग पद्धति। बुक बिल्डिंग पद्धति में कंपनी अंश आवेदकों से, जो आवेदन करने वाले हैं उनसे पहले आवेदन मंगाती है कि वह उसके अंश कितने मूल्य पर खरीद सकते हैं,
और कितनी मात्रा में वे अंश खरीद सकते हैं। तो इसके आवेदन विभिन्न निवेशकों के द्वारा प्राप्त होने के बाद कंपनी उसमें से जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उच्च मूल्य और निम्न मूल्य तय करती है। तभी जो निवेशक है वह उनके अंश खरीद सके, ऐसा बीच का मूल्य निकाला जाता है जिसे कट ऑफ रेट कहते हैं। तो यह जो बुक बिल्डिंग पद्धति होती है इसमें बिडिंग किया जाता है, यानी कि बोली लगाई जाती है, और वो जो भावी अंशधारक या निवेशक होते हैं वे आवेदन करके बोली लगाते हैं और आवेदन में अपना मूल्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब कभी किसी संपत्ति की नीलामी होती है तो उसकी बोली लगाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर अंशों के मूल्यों की बोली लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वह आवेदन पत्र के द्वारा सूचित होती है, कंपनी को सूचित किया जाता है भावी निवेशकों के द्वारा। तो इसे कहते हैं बुक बिल्डिंग पद्धति। तो ये जो दो पद्धतियां हैं ये दोनों भी प्रकार की मूल्य जो होते हैं वह आईपीओ और एफपीओ दोनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जो होता है इसमें कंपनी स्थिर अपना जो मूल्य होता है कंपनी का मूल्य उसका उल्लेख वह प्रविवरण में करती है और उसके आधार पर आवेदन किए जाते हैं भावी निवेशकों के द्वारा। तो इसे कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। और अगले सार्वजनिक प्रस्ताव वे होते हैं फॉलोइंग पब्लिक ऑफर्स, जिसे कहते हैं एफपीओ। अगले सार्वजनिक प्रस्ताव का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जब कभी कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद में अगला वाला प्रस्ताव यानी कि नेक्स्ट प्रस्ताव लाती है, सार्वजनिक प्रस्ताव लाती है, यानी कि दूसरी बार कंपनी अंश निर्गमन करती है सार्वजनिक जनता को, तो उसे कहते हैं अगले सार्वजनिक प्रस्ताव। तो अगले सार्वजनिक प्रस्ताव यह वही कंपनी ला सकती है जिसने ऑलरेडी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया हुआ रहता है। तो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में कंपनियां ऑलरेडी अपने अंशों का सूचीयन करवा लेती है और अगले सार्वजनिक प्रस्ताव में सूचीबद्ध कंपनियां ही अगले सार्वजनिक प्रस्ताव ला सकती है। तो इसे कहते हैं एफपीओ। तो ये थी पहली पद्धति सार्वजनिक प्रस्ताव। दूसरी पद्धति है वर्तमान अंशधारियों को अंश निर्गमन। वर्तमान अंशधारी जो कि पहले ही हमारे कंपनी के अंश खरीद चुके हैं उन अंशधारियों को ही जो निर्गमन लाए हैं कंपनी ने उसमें से वो अंश खरीदने के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है वर्तमान अंशधारियों को। उसमें से पहला है अधिकार अंश निर्गमन और दूसरा होता है बोनस अंश निर्गमन। तो अधिकार अंश निर्गमन का अर्थ क्या होता है अभी हम यह देखेंगे। तो वर्तमान जो अंशधारी होते हैं उनको अधिकार अंश निर्गमन किए जाते हैं और उन्हें प्राथमिक अधिकार दिया जाता है नए सार्वजनिक प्रस्ताव में से अंश खरीदने के लिए, इसलिए इसे राइट इश्यू कहा जाता है। तो यह जो अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं अंश, इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हमें एक एक करके हमें इसका अध्ययन करना है। तो ये प्रावधान हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला जो प्रावधान है इस अधिकार अंशों का निर्गमन के लिए तो वह है यह जो है बाजार मूल्य से कम मूल्य पर अंश निर्गमित किए जाते हैं। दूसरा नियम है इन अंशधारियों को जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसमें कुछ बातें होती है जिसे प्रस्ताव का पत्र कहते हैं। उस प्रस्ताव के पत्र के द्वारा इन अंशधारियों को सूचित किया जाना चाहिए। नंबर 3 है प्रस्ताव के पत्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। प्रस्ताव के पत्र को इंग्लिश में लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। तो इसमें इस प्रस्ताव में सबसे पहले तो इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कितने अंशों के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है, इसका उल्लेख उसमें होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव की अवधि उसमें भी होनी चाहिए, यानी कि वह कम से कम 15 दिन कंपनी के द्वारा 15 दिन से कम अवधि नहीं रखनी चाहिए और 30 दिन से अधिक नहीं रखनी चाहिए। अर्थात 1 महीने के भीतर इन अंशधारियों को यह अंश खरीदने होते हैं। वर्तमान अंशधारियों को इस प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करना होता है। और इसमें तीसरा यह उल्लेख होना चाहिए प्रस्ताव में कि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकृत भी कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अस्वीकृत करने का भी अधिकार है। तो यह था तीसरा नियम। और अब देखिए उसके पश्चात यह जो प्रस्ताव पत्र होते हैं यह रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जाना चाहिए। यदि
यह विहित अवधि के अंदर वर्तमान अंशधारियों के द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है तो कंपनी इन अंशों को बाहरी निवेशकों को या नए निवेशकों को ये अंश बेच सकती है या निर्गमित कर सकती है। तो यह थे अधिकार अंश से संबंधित प्रावधान, कानूनी प्रावधान या व्यवस्थाएं भी इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बोनस अंश निर्गमन। बोनस अंश का अर्थ यह होता है कि कंपनी जब कभी अपने वर्तमान अंशधारियों को निःशुल्क अंश निर्गमित करती है तो उसे बोनस अंश निर्गमन कहा जाता है। तो यह बोनस अंश जो होते हैं यह कंपनी के द्वारा अपने वर्तमान अंशधारियों को ही निर्गमित किए जाते हैं और यह पुराने लाभ जो उसके पास जमा होते हैं उसमें से निर्गमित किए जाते हैं, इसीलिए इनको लाभों का पूंजीकरण भी कहा जाता है। कई बार कंपनी के पास में जो बचत करके रखा गया लाभ होता है उसमें से वह कंपनी अपने अंश निर्गमित करती है तो वह इन लाभों का पूंजीकरण करके बोनस अंश निर्गमित करती है, ऐसा कहा जाता है। तो बोनस अंश निर्गमन से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं, कानूनी नियम होते हैं जो कि कंपनी अधिनियम में दिए होते हैं। तो उसमें पहला है कंपनी बोनस अंश केवल जो उसके पास कोष जमा होते हैं वो कोष कौन कौन से हैं वे है नंबर 1 मुक्त कोष, दूसरा है प्रतिभूति प्रव्याजी लेखा और तीसरा है पूंजी शोधन प्रणाली। इन तीनों कोषों में से ही बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। तो यहाँ पर मुक्त कोष क्या होता है? मुक्त कोष यह विशेष कोषों को छोड़कर जो बाकी के कोष होते हैं जो भविष्यकालीन संकटों का सामना करने के लिए निर्मित किए गए हैं उन्हें मुक्त कोष कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है प्रतिभूति प्रव्याजी लेखा। तो जब कभी कंपनी प्रतिभूतियां निर्गमित करती है, प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां आपको पता है अंश ऋण पत्र, उसी प्रकार से बॉन्ड्स का निर्गमन किया जाता है तो उसे प्रतिभूतियां कहा जाता है। तो इन प्रतिभूतियों को जो सममूल्य होता है, मूल्य 3 प्रकार के होते हैं, पहले की वीडियोस में मैं आपको समझा चुकी हूँ, सममूल्य, प्रव्याजी मूल्य और तीसरा होता है अपहार मूल्य। तो जो सममूल्य होता है वह उससे यदि कंपनी अधिक मूल्य पर अपने अंश निर्गमित करना चाहती है या करती है तो जो सामान्य मूल्य से अधिक का मूल्य होता है यानी कि 100 रुपए का अंश है, यदि वह कंपनी 120 रुपए में निर्गमित कर रही है तो 20 रुपए यह उसकी प्रव्याजी मानी जाएंगी, यानी इंग्लिश में इसे प्रीमियम कहते हैं। तो यह 20 रुपए जो ज्यादा की राशि उसे प्राप्त हुई है यह एक प्रकार का लाभ होता है, उसे अलग लेखे में जमा करके रखा जाता है और उस लेखे में से कंपनी यह बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। तीसरा है पूंजी शोधन प्रणाली। जब कभी कंपनी को पूंजी का शोधन करना पड़ेगा भविष्य में तो उसके लिए पहले से ही लाभों को संचित करके रखा जाता है, उसे कहते हैं पूंजी शोधन प्रणाली। तो पूंजी शोधन प्रणाली जिसमें से अभी हमें शोधन नहीं करना है, किसी भी पूंजी का अभी तक शोधन नहीं करना है तो उसमें से भी कंपनी बोनस अंश निर्गमित कर सकती है। तो ये 3 प्रकार के कोष दिए हुए हैं नियमों के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत, उसमें से यह निर्गमित किए जाते हैं बोनस अंश निःशुल्क। तो दूसरा इसका यह हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है कंपनियां जो होती है यह संपत्तियों का जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उसमें से यह बोनस अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। तो यह पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? जब कभी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्निर्माण होता है, उस समय इन कंपनियों की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन का अर्थ होता है जब कभी संपत्तियों का उनके लेखा पुस्तकों में जो मूल्य दिए गए हैं यदि उसका बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य यदि अधिक होता है तो उसे फिर से उसके वास्तविक मूल्य पर दर्शाने की क्रिया को पुनर्मूल्यांकन संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। तो संपत्तियों का जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसके ऊपर जो ज्यादा की राशि यानी कि अगर मूल्य बढ़ा है, संपत्तियों का मूल्य बढ़ा है तो उस बढ़ी हुई राशि में से कंपनी बोनस अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। और नंबर 3 है संचालक मंडल के द्वारा एक बार घोषणा कर देने के बाद बोनस अंशों को रद्द नहीं किया जा सकता है, उन्हें वह बोनस अंश निर्गमित ही करने पड़ते हैं। नंबर 5 है बोनस अंश, ये पूर्णदत्त अंश होते हैं, यानी कि इनकी जो राशि होती है वह जैसे 10 रुपए का अंश है तो कुल राशि के लिए उसको निर्गमित किया जाता है, न कि आधी राशि के लिए या उससे कम राशि के लिए, अर्थात बोनस अंश पूर्णदत्त अंश होते हैं हमेशा। और नंबर 6 है इसके अंतर्गत न्यूनतम अभिदान राशि
प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक प्रस्ताव के अंतर्गत 90% यदि हमें राशि आवेदन प्राप्त होते हैं, तो राशि के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ही कंपनी का जो वह निर्गमन है वह निर्गमन सफल हुआ ऐसा माना जाता है। उसे रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि 90% से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो कंपनी को पूरा का पूरा हमें वो जो निर्गमन होता है कंपनी के अंश निर्गमन को रद्द कर देना पड़ता है। तो इससे उस समय इसे क्या कहते हैं, न्यूनतम अभिदान राशि। लेकिन बोनस अंश के निर्गमन के समय इस प्रकार की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है प्राप्त करने की। तो आज हमने देखा अंश निर्गमन के अंतर्गत अंश निर्गमन का अर्थ और निर्गमन की पद्धतियां। पहली 2 पद्धतियां हमने आज देखी। 4 पद्धतियां हैं सिलेबस में, उसमें से हमने 2 पद्धतियां देखी। पहली सार्वजनिक प्रस्ताव और दूसरी वर्तमान अंशधारियों को अंश निर्गमन। तो अगले जो वीडियो में हम देखेंगे अंश निर्गमन की अगली 2 पद्धतियां, वर्तमान कर्मचारियों को अंश निर्गमन और अंशों का निजी विक्रय। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।